हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडाका फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में ये इंटर वालों के जो एमसीक्यू बुकलेट है केस सिनेरियो बेस्ड, वो अपन सॉल्व करेंगे इनकम टैक्स का। ये सीएस और सीएमए वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उनकी एमसीक्यू की बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सर लेट्स स्टार्ट। इससे पहले सर मैंने 1 to 10 क्वेश्चन करवा दिए, दो पार्ट में करवाए थे सर, 5-5 क्वेश्चन करके। आज भी अपन 5 क्वेश्चन तक जाएंगे सर। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फ्रेंड्स तक शेयर करना, और मैराथन रिवीजन लेक्चर समरी नोट सब चीजें मिल जाएगी सर आपको इसी चैनल में, सब चीजें मिलेगी। मैराथन डल चुका है इनकम टैक्स जीएसटी का, समरी लेक्चर्स इनकम टैक्स जीएसटी के डल चुके हैं, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। हर एक चीज है यार, हर एक चीज, बस आपको साथ बैठ के पढ़ना है। तैयार हो जाओ सर, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केस सिनेरियो बेस्ड। 11 से स्टार्ट करना है। हमने केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक समझी थी, उन्हीं टेक्निक से सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन वाई अलाउेबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीपी। तो सर मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर सर डेप्रिसिएशन वाली बातें होती है। तो चलो सर केस सिनेरियो में देखते हैं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ मशीन वाई। और सर देखो, Mr. X has set up a manufacturing unit in Chittor, Andhra Pradesh on 1st April 2021. During the previous year 21-22 and 22-23, Mr. X has purchased the following asset. क्या क्या asset purchase किए देखो भाई। 7 जून 2021 को प्लांट एंड मशीन X फॉर 14,75,340। ओके सर, ये याद रखना 2021 की डाटा दी हुई है, और अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर 22-23, तो थोड़ा ध्यान रखियो सर। फिर 25 जुलाई 2021 को ऑफिस फर्नीचर है सर 7,65,400 का, ठीक है सर। 14 जनवरी 2022 को है सर प्लांट एंड मशीन वाई फॉर 5 लाख। तो आपसे तो सर जो पहला क्वेश्चन था वो सर वाई मशीन का ही था, तो वाई मशीन का अपन कंप्यूट करते। देखो सर पहली बात तो ये सर, ये परचेज हुआ है प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है, और ये बंदे का काम मैन्युफैक्चरिंग का है सर। और अगर इस बंदे का काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो इसमें डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2। सर डिवाइड बाय 2 क्यों हुआ? डिवाइड बाय 2 इसलिए हुआ सर क्योंकि 180 डेज थे कम पुट टू यूज है। 21-22 में 180 डेज से कम पुट टू यूज है, तो सर उस साल जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा वो आधा मिलेगा। तो निकालते हैं सर, 5 लाख इसका 17.5%, ये माइनस करने के बाद आ रहा है सर। देखो सर 22-23 की इसकी ओपनिंग डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी आ जाएगी 412500। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा सर 15% करेंट ईयर में। करंट ईयर सर 22-23 की बात कर रहा हूं मैं सर। बाद में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ईयर में, फिर वो कमेंट पे और कंफ्यूज रहते हैं। तो सर इसका 15% ये आ जाएगा 61,875। एक बात हमने याद है सीखी थी सर, अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन, अगर सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ 10% मिल पाया है क्योंकि इस एसेट 180 डेज से कम पुट टू यूज थी, तो जो बचा 10% बैलेंस है वो आप नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो। तो 5 लाख का 10% कितना है 50,000। तो नेक्स्ट ईयर बैलेंस जो बचा हुआ 50,000 है वो हमने क्लेम कर लिया, तो प्लस कर लो 50,000। अब हाँ, ये आ रहा है सर मेरा डेप्रिसिएशन 111,875। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया सर। और नीचे आंसर देखते हैं, ये देखो सर बी ऑप्शन है सर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 अलाउेबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीपी इनकम, ठीक है। अब आपको टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोले सर। देखो हमने वाई के लिए तो मेहनत कर ली है, वाई का डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया है, अब बाकी के लिए मेहनत करते हैं सर। आओ एक्स के लिए मेहनत करते हैं। एक्स के लिए जब आप मेहनत करोगे तो सर 21 से स्टार्ट करना सर। तो देखो भाई एक्स के लिए 1475340, ठीक है, ये इसकी वैल्यू सर 21 की है। तो अपन इसमें 21 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर, 21-22 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर। तो 21-22 का जब अपन डेप्रिसिएशन लगाने जाएंगे, है ना सर, 7 जून को परचेज है, पुट टू यूज भी 7 जून को है सर। तो पुट टू यूज सर जो 21-22 है उसमें 180 डेज पूरा है, 180 डेज से ज्यादा है। तो सरकार ने बोला भैया
तुम इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। मैं बोला कितना? सरकार बोली 15% प्लस 20% एडिशनल भी क्लेम कर लो। तो मैं बोला ठीक है भाई। 14753, अरे एक सेकंड, वैल्यू तो सही लिखो ना। मैं 1475340, हाँ 1475340 इंटू कितना परसेंट? 35%। तो ये आ जाएगा सर 516369। ये अपन माइनस कर लेंगे सर, माइनस कर दो। तो ये आ रहा है सर 958971। ठीक। अब इसमें करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे 22-23 में सर। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन मिलेगा अब की बार तो सिर्फ 15% है, क्योंकि एडिशनल सिर्फ पहले साल होता है, तो 15%। अरे हाँ, ये आ रहा है सर 143,846, राउंड फिगर किया है मैंने सर। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स प्लांट का। ठीक है, ये आपने जो पहले निकाला था, ये निकाला था वाई प्लांट का। एक्स और वाई का हो गया। अब अगली कहानी है सर ऑफिस फर्नीचर की। ऑफिस फर्नीचर में एडिशनल मत ले लेना, पंगा हो जाएगा सर। ठीक है, तो ऑफिस फर्नीचर में तो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो भी 10% से। और इसमें भी सर 2 साल का होगा सर। पहले तो आप 21-22 का क्लेम कर लो, फिर 22-23 का भी क्लेम करेंगे सर। तो चलो सर ऑफिस फर्नीचर में भी मेहनत करते हैं सर। ये है ऑफिस फर्नीचर, वैल्यू कितनी थी? 765400, 765400। तो इस पे आप डेप्रिसिएशन ले लो सर, 21-22 का 10% लगता है सर। तो 10%, 765400, इसका 10%, 76540। भैया माइनस कर लो इसको, ये आ रहा है 68880। अब अगला सर 22-23 का डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें तो मेन 22-23 का ही चाहिए, 10% लेना है, तो 68886, ये आ गया सर। ठीक है, ये हो गया ऑफिस फर्नीचर का। उसके बाद है सर प्लांट जेड। अब प्लांट जेड सर 15 मई 2022 को है, 8 लाख का प्लांट है। तो इसमें भी तो नॉर्मल लोगे 15% प्लस एडिशनल लोगे 20%। तो सर 8 लाख, उसमें 35%, ये आ जाएगा सर आपका डेप्रिसिएशन 2,80,000। ये आपका आ जाएगा 22-23 का। तो सर अब टोटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट देख लेते हैं सर, क्योंकि बहुत सारा डेप्रिसिएशन किया अपन। पहले तो 2,80,000 ये वाला ले लो, फिर इसको ऐड कर लो सर, ये भी तो 22-23 का ही डेप्रिसिएशन है सर, तो ऐड करते हैं, प्लस 111,875, प्लस ये भी तो सर करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन है, प्लस 143,846, प्लस सर ये भी तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ही है सर, 68886,886। ठीक है, तो ये आ रहा है सर, आओ और कुछ दिया हुआ है क्या देखते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ प्लांट एंड मशीन का तो दिया नहीं है सर। तो सर मेरा डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा है सर 604,607। वाओ, एग्जैक्ट आ रहा है सर, यही ऑप्शन है हमारा। आप टोटल करके चेक करना, गारंटीड ही आएगा सर, मैंने भी टोटल किया है। ठीक है, आगे आते हैं सर, नेक्स्ट में देखते हैं। मिस्टर एक्स वांट टू नो फ्रॉम यू, आपसे पूछ रहे हैं भाई एक्स, वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फीस। भैया चलो प्रोफेशनल फीस वाली बातें ढूंढेंगे। पेड टू मिस्टर ए बी सी, if tax has to be deducted then what will be the rate and the amount to be deducted। सर मैं आगे नहीं पढ़ता, पहले अपन ये याद करते सर, 194J होता था प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए, 10% TDS होता था, प्रोवाइडेड 30,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलो ऊपर चेक करते आओ, देखो आगे दिया हुआ है सर, he has paid professional fees of 35,000 to Mr. ABC। तो भैया ABC मल्टीप्लाई कर लो, 35,000 इंटू 3, ये हो गया सर 1,05,000। सर इस पे 10% TDS कटेगा, तो ये आ जाएगा सर 10,500। ठीक, and on 10th September 2022 credited in the books on the same day to discuss some legal matter related to business। आपसे तो सर यही पूछा था प्रोफेशनल का, तो आओ सर TDS तो कटेगा सर, यस TDS 10,500 at the rate of 10% on 1,05,000, simple। What would be the amount of tax payable by MNO Private Limited on buyback of its shares। मतलब नीचे बायबैक वाली भी ऊपर कहानी है, देखो सर ये जो टेक्निक मैं आपको केस स्टडी की सिखा रहा हूं ना सर,
सीख गए ना तो जन्नत है सर, किसी भी स्टूडेंट से केस सिनेरियो बनने चालू हो जाएगा। The net profit computed in accordance with Chapter 4D, Computation of Business Income of the Income Tax Act 1961 for the previous year is 1.2 करोड़। लो भाई, आपको वो नेट प्रॉफिट दे रहा है। हमें नेट प्रॉफिट से क्या मतलब? हमें तो सर वो देखना है कि बायबैक में जो टैक्सेबिलिटी है, हमें वो चेक करना है। तो मिस्टर एक्स हैज 2000 इक्विटी शेयर ऑफ MNO प्राइवेट लिमिटेड on 21st October 2022. MNO Private Limited has bought back 50% share from its shareholder amounting to rupees 13,50,000. कंपनी ने बायबैक किया और बायबैक में कितना अमाउंट दिया? 13,50,000। इशू कितने में किया था? 5,70,000। तो देखो सर, अच्छा 5,70,000 विच इंक्लूड अ प्रीमियम, ठीक है, ओके। तो जब इशू किया था तो प्रीमियम में क्या होगा? अभी कितने में कर रहा है रिडीम? 13 लाख रिडीम मतलब बायबैक 13,50,000 माइनस 5,70,000 में इशू किया था। तो सर 13,50,000 माइनस 5,70,000 ये आ गया सर 7,80,000। और अगर आपको याद हो तो बायबैक के केस में हम पढ़ के आए हैं सर कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक कर रही सर, चाहे शेयर लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, तो कंपनी के हाथ में सर 23.296% के हिसाब से टैक्स लगता है कंपनी के हाथ में, ठीक है। और सर शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 23.296%। तो ये आ रहा है सर, मेरा आ रहा है 181709 ले लो। हाँ राउंड फिगर है ना, 09 ले लो। तो आओ चेक करते हैं आंसर कहां गया। ये देखो सर 181710 सर, राउंड फिगर का चेंज है। मैंने आपको यहाँ पर 09 बोल दिया था, 010 है सर, सिर्फ राउंड फिगर का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आया समझ? ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो सर। पहले नीचे है वो तो पढ़े सर क्वेश्चन। What amount of interest is allowable as deduction in the hands of firm? मतलब ये फर्म की टैक्सेबिलिटी वाली बातें चेक करेगा सर। सेक्शन 40B बाई कंप्यूटिंग पीजीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट कितना अलाउ हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा रेम्यूनरेशन कितना अलाउेबल नहीं है सर, और फिर सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो चलो सर एक काम करते हैं, पढ़ते हैं, ऊपर आओ, इंटरेस्ट की कहानी ऊपर ही मिलेगी सर। ABC and company is a partnership firm engaged in the business of sale of footwear, ठीक है। The partnership firm consists of 3 partners A, B, C. A and B are the working partners, C is the sleeping partner. सर इंटरेस्ट पे करने के टाइम वर्किंग हो या स्लिपिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेम्यूनरेशन होता तो फर्क पड़ता सर। The firm is liable to tax audit under section 44AB of the act. It has a book profit of 11,50,000. Okay, फर्म टैक्स ऑडिट के लिए भी लायबल है और उसका बुक प्रॉफिट भी दिया हुआ है सर। अब बुक प्रॉफिट दिया है तो रेम्यूनरेशन निकालना आसान हो जाता है। फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड टू पार्टनर एज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। रेम्यूनरेशन दिया हुआ है सर, हमें तो अभी इंटरेस्ट ढूंढना है सर। रेम्यूनरेशन टू सी भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19.5%। सर हम पढ़ के आए इंटरेस्ट 12% से ज्यादा अलाउ नहीं होता है, तो ये 18,500 पर एनम टू ईच पार्टनर। तो देखो भाई 18,500, ठीक है, 18,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 12, 19 ही है ना, 19.5% है, सॉरी 19.5% इंटू 12। सर इंटू 12 क्यों किया? इतना ही तो अलाउ होगा। हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच इज द इंटरेस्ट अलाउेबल, तो इंटरेस्ट अलाउेबल ही तो निकाल रहे हैं। 18,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19.5 इंटू 12, ये आ रहा है सर 22,769, ठीक है। ये हो गई ए एंड बी की कहानी। अभी तो सी भी जिंदा है सर, और सी के लिए क्या कहानी है? सी को सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17% मिलता है, फिर लोचा 10,540 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 12 आते 10,540 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 12, ये आ रहा है सर 7,440। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, प्लस 22,769, तो ये आ रहा है सर 30,209। इतने का इंटरेस्ट अलाउेबल है। आओ आंसर ढूंढते हैं। ये रहा सर 30,209 लिखे थे, ये 10 है, राउंड फिगर है, ₹1 का राउंड फिगर डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो सर, व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म। तो कितना रेम्यूनरेशन अलाउेबल नहीं है, ठीक है सर, ये भी चेक कर लेते हैं।
पहले देखो सर इसने रेम्यूनरेशन कितना पे किया है। अच्छा, रेम्यूनरेशन के केस में सर वर्किंग और स्लीपिंग से मतलब होता है सर, तो ए और बी तो वर्किंग है, तो उनका रेम्यूनरेशन हम देखेंगे सर, तो कितना है 32,000 इंटू 12 इंटू 2, कितना हो जाएगा भाई 32,000 इंटू 12 इंटू 2, ये आ रहा है सर 7,68,000। इतना रेम्यूनरेशन भाई ने दिया है। ओके सर, उसके बाद नीचे देखो क्या दिया हुआ है सर, सी का दिया हुआ है, सी का हमें देखना नहीं है सर, ठीक। बट सर हमें बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब हमें बुक प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो सर इसके बेसिस में क्या हम रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं? यस, अलाउेबल रेम्यूनरेशन निकाल सकते हैं। तो देखो सर 11,50,000, इसमें पहले 3 लाख में तो फिक्स है सर कि 90% लेते हैं, मतलब 2,70,000 लेंगे सर। तो बचा कितना 11,50,000 माइनस 3 लाख, ये आ जाएगा सर 8,50,000। इसका 60% ले लेंगे सर इंटू 60%, ये आ जाएगा सर 5,10,000 प्लस 2,70,000 करते हैं सर, ये आ रहा है सर 7,80,000। इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते थे, ठीक है। और इतना आपने दिया वर्किंग वालों को जो कि अलाउ है, पर दिक्कत ये सर आपने तो नॉन वर्किंग सी को भी दे दिया ना, सी को आपने कितना दे दिया इंटू 12 कर लो 1,20,000। तो सर रेम्यूनरेशन जो अलाउेबल नहीं है वो जो आपने सी को रेम्यूनरेशन दिया क्योंकि वो नॉन वर्किंग है। तो आओ नीचे आंसर देखते हैं सर। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउेबल, सिंपल है सर, जो आपने सी को रेम्यूनरेशन दिया है 1,20,000, ठीक है। एक तो ये, अच्छा एक खास बात आप ये देखो सर, एक मिनट, अरे कहां गया, ये रहा। देखो सर प्लीज एक चीज ध्यान दो, हमने दिया है 7,68,000, आप दे कितना सकते थे सर 7,80,000। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउेबल, आपसे पूछ रहा है कितना रेम्यूनरेशन अलाउेबल नहीं है, तो सिंपल सी बात एकदम सिंपल है सर, तो जो रेम्यूनरेशन अलाउेबल नहीं है वो सिंपल 1,20,000 है। आप कंफ्यूज मत हो, नहीं तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज रहेगा, आप ये सब प्लीज ध्यान मत दो, नहीं तो पता चला आप कंफ्यूज हो गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप सिंपल ये याद रखो सर, ये सब छोड़ दो, आप ये वाली कहानी छोड़ दो, नहीं तो स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो सकता है, आप इसको छोड़ो। आप सिंपल इतना याद रखो सर, जो हमने सी को पे किया वो अलाउ नहीं होगा, सिंपल फंडा, ताकि क्लियर रहे, कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। What is the due date of filing of return of income for Mr. A and Mrs. C? ड्यू डेट सर सिंपल सी बात है, फॉर्म 44 AB में कवर हो रही है, मतलब टैक्स ऑडिट वाली फॉर्म है, और अगर टैक्स ऑडिट वाली फॉर्म है तो सिंपल सी बात है सर, उस केस में जो पार्टनर्स रहते हैं उनके लिए भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर फॉर बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर सी। आई बात समझ, सिंपल। What would be the income under the head PGP in the hands of A, B, C and company for the assessment year 23-24? आपको इनकम निकालना है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ अपन देखते हैं सर, पहले तो हमें बुक प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। इस बुक प्रॉफिट में अपन क्या करेंगे सर, रेम्यूनरेशन जो अलाउेबल हुआ है वो माइनस कर लेते हैं, तो 11,50,000 आपकी बुक प्रॉफिट, ठीक, माइनस रेम्यूनरेशन जो अलाउेबल थी कितनी हुई थी सर 7,68,000, ये माइनस कर लो सर, माइनस इंटरेस्ट जो अलाउ इंटरेस्ट 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 तो ट्रीटमेंट हो चुका है सर, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ना करियो, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो चुका है क्योंकि ये बुक प्रॉफिट है सर। तो इसके अलावा और क्या दिया हुआ है नीचे आओ देखते हैं। हाँ सर बिजनेस लॉस भी तो दिया हुआ है सर। सर आप बोलोगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, नहीं, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट पहले ही बुक प्रॉफिट निकालते टाइम हो चुका है, बट बिजनेस लॉस का नहीं हुआ है। और सर इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो सर 3 अमाउंट है 26, ये तीनों को ऐड करेंगे सर, तीनों को ऐड करते हैं बिजनेस लॉस कितना है 26 प्लस 78 प्लस 1,05,670, तो ये टोटल आ रहा है सर 209, इसको माइनस करते हैं, कहां गया, ये रहा सर 209,670, ठीक है, ये लॉस था सर, ठीक। तो अपन इसको सर माइनस करते हैं, माइनस 11,50,000, तो ये आ रहा है सर मेरा 172,330, ये आ गया मेरा सर
आपकी पीजीईपी की इनकम। सिंपल एज सिंपल। स्टूडेंट इसमें गलती करने के स्कोप कहां पर है मैं बता रहा हूं सर। स्टूडेंट इंटरेस्ट को वापस ऐड कर सकता है, वो गलती कर सकता है, क्योंकि सर आपको इंटरेस्ट को छूना ही नहीं है, क्योंकि वो सामने से बुक प्रॉफिट दिया, और बुक प्रॉफिट जो होता है वो इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें के एडजस्टमेंट के बाद होता है। बस उसमें हमें रेम्युनरेशन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बिजनेस लॉस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। ये छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो हमें तो सर 1723300 आओ सर यही चेक करते हैं। ये रहा सर, ठीक है। बी ऑप्शन समझ आया। आपसे पीजीईपी की इनकम पूछा था, आपने पीजीईपी की इनकम निकाल दी। और नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the amount of tax to be deducted by Mr. Anay and Mr. Vivek, if any, on consideration paid or payable for the transfer of building and agricultural land? ओहो, ठीक है सर, टीडीएस की बात पूछ रहा है। और टीडीएस में भी अगर आपको याद हो तो हम एक सेक्शन पढ़ते हैं सर। कोई आदमी अगर अपनी इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो सेक्शन 194 आई ए अप्लाई हो जाता है सर। और आई ए ये बोलता है सर कि अगर 50 लाख से ज्यादा है वैल्यू जो आपने ट्रांसफर किया है, तो उस केस में टीडीएस का इंप्लीकेशन है, ऊपर देख लेंगे सर। फिर आपको कैपिटल गेन निकालने बोला सर, ठीक है। फिर टैक्स लायबिलिटी भी निकालने बोला है। चलो आओ ऊपर देखते हैं सर, आओ टीडीएस वाली बात ढूंढते हैं सर। मिस्टर सार्थक अ शेयर ब्रोकर है बंदा, याद रखना। सोल्ड अ बिल्डिंग टू हिज फ्रेंड अनय हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, ठीक है, फॉर 120 लाख ऑन 10/11/2022 when the stamp duty value was 150 lakh. Oh my god. सर यहां पर आपसे चेक कर रहे हैं कि आपको 194 IA कितना याद है। 194 IA में अपन ये पढ़ के आए सर कि सर जो सेल कंसिडरेशन होता है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, दोनों में whichever is हायर जो होता है उस पे टीडीएस की बात है, और वो भी टीडीएस 1% सर। तो यहां पर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 है और सर इसने बेचा 120 में, तो दोनों में whichever is हायर कितना हो जाएगा 150। तो सर आपका 150 पे टीडीएस आ जाएगा 1%। तो 150 लाख का 1%, 1.5 लाख रुपए का टीडीएस आएगा सर, ठीक है। 1,50,000 का टीडीएस आएगा, ठीक। और सिंपल सी बात है सर, टीडीएस का सिंपल एक फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, जो पे करेगा वो टीडीएस काटेगा। तो सर देखो, अनय परचेस कर रहे हैं तो अनय पेमेंट करेगा, तो अनय ही टीडीएस काटेगा, ठीक है। आओ नीचे आगे देखते हैं। यहां पर देखो, देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड बाय मिस्टर अनय एंड विवेक। सर अनय टीडीएस काटेगा, विवेक की बात कहां से आ गई, विवेक के ऊपर कोई टीडीएस का ऑब्लिगेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। The agreement was, however, entered on 1/9/2022 when the stamp duty value was 140 lakh. सर एग्रीमेंट वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 140 लाख है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर आपने 150 लेके गलती करी। नहीं सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ये जो 140 सोच रहे हैं, अच्छा आगे भी देखो। मिस्टर सार्थक has received a down payment of 15 lakh by cross check ओहो फ्रॉम अनय ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनना सर, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि सर जब टीडीएस के लिए हम देखते हैं, जब हम टीडीएस के लिए 194 IA की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं वो ऑन द डेट ऑफ सेल देखते हैं। पर जब आप सेक्शन 50C अप्लाई करते हो, 43CA अप्लाई करते हो, तो उस केस में सर डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्री, ये सब खेल खेलते हो सर। पर जब आप टीडीएस की बातें करते हो ना, तो टीडीएस के केस में आप ये सब गेम नहीं खेलते। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को लगता है स्टूडेंट को एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। अच्छा आपको पता है ये क्रॉस चेक दिया हुआ है। अब क्रॉस चेक देने से दिक्कत ये हो जाती है सर, क्रॉस चेक को अपन कैश ट्रीट करते हैं। कैश ट्रीट करने के कारण सर मतलब आप समझ लो, जिस दिन एग्रीमेंट था उस दिन उसने कैश में पैसा दिया 15 लाख रुपए, तो फिर तो सर जो सेल कंसिडरेशन वाले दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसी को कंसीडर किया जाएगा, और उसी को कंसीडर करके सेक्शन 50C और सर सामने वाले के आदमी आईयूएस सब टैक्सेबिलिटी उसी के बेसिस में होगी, ठीक है। तो सर हमसे जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन सार्थक के हाथ में देखना है सर। देखो सार्थक परचेज द प्रॉपर्टी फॉर 95 लाख ऑन 10/5/2018, ठीक है। तो मिस्टर सार्थक ऑल्सो सोल्ड एन एग्रीकल्चर लैंड। सर एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस भी नहीं होता, पहली बात, ये बात दिमाग में बैठा लो सर। वहां पर लिखा हुआ है इमोबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं, पहली बात। एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। अगर
रूरल है तो, अर्बन है तो फिर है। अब यहाँ तो विलेज की पॉपुलेशन आपको 5800 दिया ना सर, तो 10,000 से कम है, तो रूरल एरिया है। रूरल एरिया है तो कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है, तो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड आपको कुछ नहीं सोचना। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ जाएगी सर, क्योंकि ये 150 लाख आएगा सेल कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप निकालोगे सर 95 लाख इंटू 331 अपॉन सर 1819 का सीआईआई चाहिए मेरे को, 280 दिया हुआ है सर, 280। तो सर ये आ रहा है 95 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 280। सर ये करोगे तो बाबा रे बाबा, ये आ रहा है सर 112,30357। हाँ, इसको माइनस कर लेना 150 लाख से सर, तो मेरा आ रहा है सर 37,696,43। मैंने राउंड फिगर किया सर, एक आध रुपए का फर्क पड़ सकता है, और ये लॉन्ग टर्म है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आप बोले सर कैसे पता चला, सिंपल सी बात है सर, 2022 में बेच रहा है और एसेट 2018 की है, तो सर हम 24 मंथ्स तो देखते हैं सर, तो 24 से कहीं ज्यादा है और कैपिटल गेन की अमाउंट ढूंढते हैं, ये रहा सर। क्लियर हुआ, सिंपल। उसके बाद देखो, एज्यूमिंग दैट मिस्टर सार्थक हैज अदर इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसने इसलिए बताया सर क्योंकि अगर ये नहीं बोलता तो मैं सार्थक के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यूज कर सकता था, बट इसने तो सामने से बोल दिया सर मत यूज करना। आपसे पूछ रहा है सर टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखाओ ऑन द ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग एंड एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड पे तो कोई बात ही नहीं है टैक्स की। हाँ, ये जो बिल्डिंग है ना सर, तो ये तो बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। अब आप इसका क्या करो, 20% कर लो, तो सर 20% आप करोगे तो ये आ रहा है सर 753,930, 28 आएगा। आप उसको राउंड फिगर करोगे तो 29 आएगा, और सर उसको पूरा ही राउंड फिगर कर लोगे क्योंकि इनकम टैक्स 10 रुपीज राउंड अप होता है, तो 753,930 आ जाएगा सर। आपको सिंपल इसी का तो 20% करना है सर, सिंपल। What amount of income is chargeable to tax in the hands of अनय recipient था सर, और recipient है तो सेक्शन 56 अप्लाई होगा आईयूएस का, और आईयूएस में हम ये पढ़ के आए सर कि आप एक काम करो सर, आपका सेल कंसिडरेशन, मैं बोला भाई मेरा तो 120 है, इसमें बोले 10% ऐड करो और 50,000 उसकी लिमिट चेक करो तो ये 132 है। आप सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख लो, मैं बोला वो तो 150 है। आप चेक करो क्या इसके बीच में फॉल करती है, मैं बोला ना ना इसके बीच में फॉल नहीं करती है, तो सरकार बोले स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना गया। तो सर इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 का, तो मैं बोला हाँ 30 का तो गैप है, तो अनय के हाथ में 30 टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। समझ आई बात, सिंपल। आगे मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन देखते हैं, नीचे आते हैं सर। अरे बाप रे, क्या है भाई, ठीक, मेहनत करवाने वाला है सर इस क्वेश्चन में, तैयार हो जाओ। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23? आपको पहले रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है सर। चलो आओ पहले रेसिडेंशियल स्टेटस करते हैं, एक एक करके करते हैं, आपके दिमाग में प्रेशर ना ले, टेंशन नहीं चाहिए, आराम से रहना है। मिस्टर नरेंद्र शर्मा, एज 54 years, an Indian citizen, carrying on the retail business in Dubai. He frequently visit India for the business purpose. ठीक है भाई, इंडिया आता है बिजनेस पर्पस के लिए। डिटेल्स ऑफ हिज विजिट इन इंडिया, अब वो बता रहे भाई इंडिया में जो विजिट किया उसकी डिटेल्स। भाई देखो डेज दिए मैं यार, गजब डेज काउंट करना है आपको। चलो चलो चलो, तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो मैं करंट ईयर का काउंट कर लेता हूं। आप करंट ईयर में देखोगे तो आपको 1/4/2022 से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2023, हमारा प्रीवियस ईयर तो 22-23 है, ठीक है, ओके। तो करंट ईयर में तो ये इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि सर ये तो 21-22 का दिया हुआ है, 21-22 को तो छोड़ के चले गया इंडिया में, तो सर इस साल तो ये इंडिया में एक दिन भी नहीं दिख रहा है सर। वाह, इस साल ये इंडिया में एक दिन भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इतना ही पढ़ा हूं तो इतना पढ़ने के हिसाब से नॉन रेसिडेंट है, बट आगे और पढ़ते कुछ और मिल जाएगा सर, हड़बड़ाओ मत सर। Afterward, he decided to shift permanently in India. आ गया ना, and closed his business in Dubai. So he came to India on 27 November 2022 and joined the Indian company Cosmos Heritage India Limited at a registered office in Mumbai from 1st December
2022। कंपनी में ज्वाइन किया सर 1 दिसंबर से, एंड फ्रॉम दिसंबर ही हैज टेकन अ फ्लैट ऑन रेंट फॉर 60,000 पर मंथ फ्रॉम मिस्टर सार्थक, an Indian resident, and Mr. Sarthak has provided his PAN number. Wow, wow, ये आपको सामने से पैन नंबर भी दिए सर। मैं आपको बताऊं, ये आपसे ना जानबूझ के आगे नीचे एमसीक्यू देखेंगे, बट मैं बता रहा हूं सर, ये टीडीएस चेक करना चाहता है, ये आपसे सेक्शन 194 IB चेक करना चाहता है सर, क्योंकि देख लो रेंट की अमाउंट भी 50,000 से ज्यादा है, पैन नंबर भी दिया है सर। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हिंट तो हो रहा है, बाकी आगे और पढ़ते हैं सर। ये आया है सर 27/11 को इंडिया में, तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन था सर? 31 मार्च 2023 तक दिन गिनते हैं सर। चलो आओ, नवंबर, तो नवंबर से चालू होती है कहानी। नवंबर में 27 तारीख को आ गया सर, तो नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो नवंबर के 4, दिसंबर के 31, जनवरी, फेब, मार्च, ये आ गए सर 125 डेज। सर प्रीवियस ईयर में 125 डेज है, अभी भी लोचा हो गया सर। और देखो आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि ये सर विजिट का केस है, तो विजिट के केस में तो हम कितना देखते हैं? 182 देखते हैं, ये तो 125 ही है सर, अभी भी नॉन रेसिडेंट है। आगे और पढ़ते हैं। फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज सैलरी इनकम अर्नड इन इंडिया। सैलरी देखो, अरे बाप रे, सैलरी तो देखो सर। और देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सर देखो देखो मजे ले रहे हैं सर, ये डीए का दूसरा नाम है सर, डीए का दूसरा नाम है सर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है। एचआरए दिया हुआ है, मतलब एचआरए पे मेहनत करनी है सर, और अदर अलाउंस भी दिया हुआ है। फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 2022 नवंबर 2022 हिज बिजनेस इनकम अराइजिंग इन दुबई एंड हिज टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर वाज 95 लाख, ठीक है। इज नॉट, अरे वाह वाह वाह, ये लाइन के साथ तो खेल दिया सर, यही तो लाइन है जो मेन है सर। इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन इंडिया इन दुबई। मैंने आपको बताया था सर, अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये लाइन दे दे, इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन, तो उस केस में आप डीम रेसिडेंट वाली कहानी चेक करोगे सर। सेक्शन 61A याद है, डीम रेसिडेंट पढ़ते हैं, और डीम रेसिडेंट के लिए हमने क्या बोला था? पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो बंदा है, ये देखो सर इंडियन सिटीजन है। दूसरा हमने बोला था सर उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सर आप विश्वास करो, इसकी सैलरी और जिस लेवल पे चीजें देख रहा हूं ना सर, ये 15 लाख से ज्यादा आराम से जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है। तीसरा बात ये होती थी कि सर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन, तो सर ये तो लिख रहा है सर दुबई में टैक्स पे नहीं करता है, तो सर ये कहीं ना कहीं डीम रेसिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, तो ये बंदा सर डीम रेसिडेंट है, मतलब रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी। आओ नीचे देखते हैं। ये रहा, देखो सर, व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ नरेंद्र? सर ये डीम्ड रेसिडेंट है, ये डीम्ड रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेड बाय रेनबो लिमिटेड टू नरेंद्र? आओ भाई, रेनबो लिमिटेड ने डिविडेंड भी पे किया। आओ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही इज एक्टिव इन इक्विटी शेयर ट्रेडिंग आफ्टर कमिंग टू इंडिया, इंडिया आने के बाद शेयर्स की ट्रेडिंग किया। एंड द डिटेल ऑफ हिज पोर्टफोलियो, सर अगर कैपिटल गेन निकालने बोल दिया ना, बहुत मेहनत लगेगी सर, सही बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगेगी अगर कैपिटल गेन बोल दिया तो। रेनबो लिमिटेड डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 200% on 28/2023. Face value of each share is 10 rupees. Record date was 31st January 2023. सर हम बेसिक एक बात सीखते हैं कि रिकॉर्ड डेट तक जितने हमारे पास शेयर्स हैं उतने शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलेगा। तो आओ रिकॉर्ड डेट में देखते हैं हमारे पास कितने शेयर्स हैं सर, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर्स रहेंगे उन्हीं पे डिविडेंड है। और क्यों, कौन से शेयर्स? रेनबो के शेयर्स ना, दूसरे के मत ले लेना। तो देखो सर, रेनबो के मैंने 50 शेयर परचेस किए थे, ठीक है। फिर रेनबो के 200 और परचेस किए, ठीक है। रेनबो के 100 और परचेस किए, ठीक है सर। तो रेनबो के मेरे पास हो गए 350 शेयर्स। रिकॉर्ड डेट तक मेरे पास 350 शेयर्स थे। हर शेयर के पीछे 10 रुपीज दे रहा है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और इसका 200% इंटरिम डिविडेंड है। करना पड़ेगा यार, 350 इंटू 10 इंटू 200%, तो ये आ रहा है सर 7000, ठीक है। तो 7000 का डिविडेंड है। तो क्वेश्चन देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। डिविडेंड फ्रॉम रेनबो इज एग्जेम्प्ट। सर डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता ही नहीं है, आगे आओ। अरे ये क्या है?
Dividend from Rainbow Limited is taxable in the hands of Mr. Narendra, but since the dividend is less than 10,000, अरे ये नहीं है, गलत है. डिविडेंड के लिए लिमिट सर, अरे 194 याद है सर, 194 अपन डिविडेंड के लिए पढ़ते हैं सर टीडीएस में, और लिमिट कितनी है 5000, ये 10 बोलता है पागल. डिविडेंड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र एंड टैक्स ऑफ 525, ये कहां से लेके आया, मनगढ़ंत कहानी. डिविडेंड फ्रॉम रेनबो लिमिटेड इज टैक्सेबल, हाँ ये सही है, इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र, ये भी ठीक है. टैक्सेबल ऑफ टैक्स ऑफ 700, ये समझ आ गया सर, क्योंकि 7000 है, ठीक है, और उसका 10% टीडीएस, तो 10% कितना हो जाएगा 700 सर, 194 में टीडीएस कटता है. उसके बाद देखो, व्हाट शैल बी द टीडीएस लायबिलिटी ऑफ मिस्टर नरेंद्र फॉर द रेंट पेड टू सार्थक. अच्छा, आओ आओ आओ, ये देखो ये देखो 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 देखो, मैंने बोला था ना सर, ये आपसे चेक करेगा सर 194 आईबी वाली कहानी चेक करेगा. देखो आईबी वाली कहानी चेक कर रहे सर, तो वो तो 60,000 का रेंट पे किया था ना. आओ क्वेश्चन में, कहां गया यार, ये रहा, 60,000 का रेंट पे किया था. अच्छा, कब से पे किया था सर, दिसंबर से लेके, तो आप समझो दिसंबर से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए सर, 4, तो कितना हो गया 2,40,000, इतना रेंट पे किया है, 50,000 से ज्यादा है. अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बताता हूं सर, ये सैलरीड पर्सन है, तो सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए 194 आई एप्लीकेबल नहीं होता, और जिसके लिए आई एप्लीकेबल नहीं होता तो वो इंडिविजुअल और एचयूएफ कहां पर जाते हो, आई बी में जाते हैं. तो आई बी ये बोलता है भैया अगर 50,000 से ज्यादा रेंट पे कर रहे हो तो उस केस में टीडीएस का ऑब्लिगेशन है, और टीडीएस का ऑब्लिगेशन में कितना है सर, पहले तो ये 2,40,000, और परसेंट कितना है 5%, तो 2,40,000 का 5%, 12,000 रुपए का टीडीएस की बात है सर, और 194 आईबी में टीडीएस 12,000 आना चाहिए. आ गया, ये रहा सर, ठीक है, आया समझ टीडीएस की लायबिलिटी. अगला देखो, what would be the income chargeable to tax under the head income from salary, oh my god, in the hands of Mr. Narendra for the assessment year 23-24. सर मैं ओ माई गॉड इसलिए बोला था क्योंकि इसकी सैलरी काफी बड़े वैल्यूज पे थी सर, बहुत बड़े वैल्यूज में थी, और हमें एचआरए पे मेहनत करनी है, और 4 महीने का लेना है ना सब चीज, याद रखना, पूरे साल का मत ले लेना, बवाल हो जाएगा. सर चलो सॉल्व करते हैं क्योंकि मेहनत है, लिखते हैं. बेसिक सैलरी कितना है, कितना दिया हुआ है, सबको इंटू 4 करेंगे ना सर, प्लीज इंटू 4 करेंगे सर, ठीक है, तो 27675, मैं इंटू 4 करके लिखूंगा ना, 27 क्या था, 275,675, 275,675 इंटू 4, ये आ रहा है सर 11 लाख, बाप रे, 2700. उसके बाद सर डीए था, डीए भी दिया हुआ है, आप डीए को सर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी लिख सकते हो, 120 200, अरे यार 200 इंटू 4, ये आ रहा है सर 480800, ये हो गया सर. उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एचआरए तो निकालना है, पहले अदर अलायंस लिख लेते हैं सर, 1,56,000, अदर अलायंस 1,56,000 इंटू 4, 6,24,000. फिर अपन लिखेंगे एचआरए, क्योंकि एचआरए के लिए तो मेहनत है सर, अब वो एचआरए के लिए मेहनत करना पड़ेगा सर. पहले तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रिसीव कितना हो रहा है, अरे बाप रे, ये तो फिगर ही अलग है, 137,838 है ना, इंटू 4 कर लेते हैं, इंटू 4, ये आ रहा है सर एक्चुअल एचआरए रिसीव 551352. दूसरा है सर रेंट पेड, रेंट इसने कितना पे किया है 60,000 इंटू 4 माइनस 10% ऑफ सैलरी. जब आप 10% ऑफ सैलरी लोगे तो आप बेसिक और डीए लोगे, डीए भी इसलिए लेना है सर क्योंकि डीए के बाजू में दिया हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो डीए को भी ले लेते हैं. तो ये दोनों को ऐड करो, इसका 10% लेने वाले हैं सर, तो ये कितना हो जाएगा 1102,700 प्लस 480800, ये आया इंटू 10%, ये आ रहा है सर मेरा 158350. इसको माइनस करते हैं 2,40,000 से, तो ये आ रहा है सर 81650. अब तीसरा होता है सर 40% ऑफ सैलरी, इसका 40% कर लेते हैं सर, 1102,700 प्लस 480800 इंटू 40%, ये आ रहा है सर 40% करने के बाद आ रहा है
633,400। हमने बोला था सर विच एवर इज लोअर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होता है, इतना एग्जेम्प्ट है। मिला कितना है सर 551352, 551352 माइनस कितना एग्जेम्प्ट है 81650, माइनस करते हैं 551352 माइनस 81650, ये आ रहा है सर 469702, ये टैक्सेबल है सर। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल एचआरए आ गया, तो लिख लेते हैं इसको 469702। अब अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, हमारा सैलरी आ जाएगा सर, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा 50,000 माइनस कर लेंगे ना, वो मत भूल जाना, पता चला सब मेहनत करके आ गए एग्जाम में 50,000 भूल गए। प्लस 480800 प्लस 1102700, ये आ गया सर 2677,202। इसमें आप सर 50,000 माइनस कर लेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का, माइनस 50,000, तो ये आ रहा है सर 2627,202। ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है सर। आओ देखते हैं, यार क्या था मेरा 2627, ये रहा सर, ये तो है 2627,202, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। अब बोल रहे सर अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ नरेंद्र ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत है इसमें, कस के मेहनत है, क्योंकि ये पूरे चार्ट में हमें देखना पड़ेगा सर। सभी शॉर्ट टर्म है, पूरे के पूरे शॉर्ट टर्म है, क्योंकि आप चेक कर लो सर पूरे के पूरे 12 महीने में कवर हो जाएंगे सर। ठीक है, और 12 महीने क्योंकि लिस्टेड है सर। अब आप बोले लिस्टेड कैसे पता चला, ट्रेडिंग तो लिखा हुआ है सर, इसी से तो पता चला लिस्टेड है, और लिस्टेड है तो 12 महीने देखते हैं। तो सर अगर फर्स्ट परचेज भी देखूं तो 10/12/2022 से लेके 26/3/2023, सर 12 महीने से कम हुआ तो सभी शॉर्ट टर्म है, परचेज सेल सब शॉर्ट टर्म है। तो मेहनत है यार, चलो मेहनत करेंगे सर। आप ध्यान दो सर, पहले तो सेल कौन सा हुआ है, फर्स्ट स्माइल वाला सेल हुआ है, तो फर्स्ट स्माइल वाला परचेज भी देखते हैं। अच्छा ये ना ब्रोकरेज दी हुई है सर, एसटीटी और सीटीटी नहीं है सर, ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज को प्लस माइनस करना। चलो करते हैं यार, मेहनत करेंगे। सेल किया सर 100 शेयर सेल किया है, फर्स्ट स्माइल के 250 खरीदा था, 100 बेचा है। चलो मेहनत करते हैं, कौन है ये फर्स्ट स्माइल। ये वाला पार्ट ना मेरे को ऐसा लग रहा है स्टूडेंट को होमवर्क दे दो, बहुत मेहनत होने वाली है सर। सेल में होगा 100, सेल कंसिडरेशन में 100 इंटू कितने में बेचा है 325 इंटू 1.8%, जो कि आपको माइनस करना है, इसी को माइनस भी करना है, तो ये होता है सर 100 इंटू 325, अरे 325 ये जो आया इंटू 1.8% माइनस किए, तो ये आ गया सर मेरा, आ गया 31915। अब इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी तो है, 100 शेयर इंटू कितने में एक्वायर किया था सर, 250 शेयर एक्वायर किया था, इसमें से 100 लिया हमने, 203 में एक्वायर किया था, 203। और परचेस करते टाइम भी तो वो लगा है ना सर 1.5 ब्रोकरेज लगा है, 1.5 ब्रोकरेज है। अब इसको ब्रोकरेज को ऐड करना है ना, तो ये आ जाएगा सर 100 इंटू 203 इंटू 1.5% प्लस किया, तो ये आ गया सर 2060,4.5। अब अपन क्या करते हैं सर, कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करो इससे, माइनस 31915, ये आ रहा है सर 11310.5। बब्बा ये तो पहला आया है, फर्स्ट सेल वाले का आया है। ठीक है, और देखते हैं और किसको बेचा है, मेगा सर्विसेज को बेचा है सर, मेगा सर्विसेज लिमिटेड। तो मेगा सर्विसेज का इसने परचेज भी किया था पहले, बाद में भी परचेज किया था, बट पहले वाला परचेज पहले लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है सर। 150 शेयर परचेज किया था 82 में, 1.5 का ब्रोकरेज था,
और बेचा है सर 150 शेयर 100 रुपए में 1.8 के ब्रोकरेज में। चलो सर मेगा सर्विसेज का भी कंप्यूट तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। मेगा सर्विसेज में सर 150 शेयर परचेज किया इनटू एक मिनट, इतना 150 था ना, हाँ, और बेचा 100 में सर, 100 में, और इनटू 1.8 आपको ब्रोकरेज जो है वो माइनस करनी है, ठीक है। और इसको माइनस करते पहले 150 इंटू 100 इंटू 1.8% माइनस करने के बाद 14730, ठीक है। और 150 शेयर परचेज भी किया था, 82 में परचेज किया था, 82 ही तो था ना, हाँ 82 में परचेज किया था और ब्रोकरेज 1.5% लगी थी, तो इसको माइनस मत कर देना। अरे यार मैं भी ब्रोकरेज माइनस मत कर देना, ब्रोकरेज यहाँ पर ऐड होगी क्योंकि परचेज है सर। तो ये आ जाएगा सर, करते हैं 150 इंटू 82 इंटू 1.5% प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा सर 12484.5। अब अपन क्या करेंगे सर, माइनस कर लेते कॉस्ट को ऊपर वाली वैल्यू से, माइनस 14730, तो ये आ रहा है सर 2245.5, ठीक। ये तो मेगा सेल का हुआ। और देखते हैं कोई सेल किया है क्या, क्योंकि जितने सेल होंगे उसमें कैपिटल गेन वाली बात है। अगला देखो फर्स्ट स्माइल का फिर से बेचा है। अच्छा फर्स्ट स्माइल का हमारे पास ये पड़ा हुआ था, फिर से इसने बेचा भी है सर। तो वह फर्स्ट स्माइल हमारे पास पूरा खत्म हो गया क्योंकि 100 यहाँ बेचे थे, 150 यहाँ बेच रहे हैं, तो शुरुआत वाला फर्स्ट स्माइल पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट स्माइल का देख लेते हैं। ठीक है, बेचा है 150 इंटू 250 है ना, वापस लिखते हैं फर्स्ट स्माइल 150 इंटू 250 माइनस 1.8%, 1.8% माइनस कर देते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 150 इंटू 250 माइनस 1.8%, तो ये आ रहा है सर 36825। और 150 इंटू परचेज कितने में किया था सर, 203 में, 203 माइनस 1 प्लस प्लस 1.5%, क्योंकि परचेज किया था तो परचेज में जो ब्रोकरेज है वो ऐड होती है। 150 इंटू 203 प्लस 1.5%, तो ये आ रहा है सर 30906.75। तो कर लो ये कितना आ रहा है सर, प्लस माइनस कर लो, माइनस क्योंकि कॉस्ट, माइनस 36825, तो ये आ रहा है सर 5918.25, ठीक। उसके बाद और कोई भी सेल है, देखो आओ नीचे। सॉरी यार रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि लाइट गोल हो गई थी, तो हम ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल रहे थे। हमने लास्ट वाला सेल बचा हुआ था सर, ये सेल हुआ है मेगा सेल सर्विसेज लिमिटेड का। हमने मेगा सर्विसेज लिमिटेड के सर ये परचेज भी किए हैं, देखो तो परचेज किए 110 में, और 110 क्वांटिटी और 110 में परचेज किया, और सेल भी सर 110 क्वांटिटी और 110 परचेज है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर इसमें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा ही नहीं। आएगा सर, आप ध्यान दो ब्रोकरेज के अमाउंट पे अंतर है। चलो मेगा सर्विसेज का स्टार्ट करते हैं, एक और लास्ट है ये मेगा सर्विसेज। 110 इंटू 110 माइनस 1.8%, ये कितना आएगा 110 इंटू 110 माइनस 1.8%, ये आ रहा है सर 11,182.2। और सर 110 इंटू 110 प्लस 1.5%, तो 110 इंटू 110 प्लस 1.5%, ये आ रहा है सर 1,221.5। अब अपन इसको इससे माइनस कर लेते हैं, माइनस करने के बाद कितना आएगा 11,182.2, एक मिनट 88.2, तो ये आ रहा है सर 399.3। ये लॉस है सर, इस केस में लॉस है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। तो अब अपन एक काम करते हैं सर, सबको कंपाइल कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। आप
इन सब को ऐड कर लो, कितना आ रहा है, चलो करते हैं। 11310.5 प्लस 2245.5 प्लस 5918.25 माइनस 399.3। सर ये आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 19074 को 5 ले लो राउंड फिगर में, ठीक है। तो मेरा तो इतने का गेन आ रहा है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आओ आंसर चेक करते हैं। चलो नीचे आंसर्स चेक करते हैं। ये रहा सर, ये रहा, राउंड फिगर किया था मैंने। अगर राउंड फिगर नहीं करोगे तो ये वाला आंसर है। थोड़ी मेहनत ज्यादा थी सर इस क्वेश्चन में, बट अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मेहनत करवाया सर आप लोगों से। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो विश्वास करो, मेरे को लगता है बहुत टाइम लग जाएगा स्टूडेंट्स का। चलो और देखो, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय। कैपिटल गेन निकालना है। उसके बाद गिफ्ट, ओहो आईयूएस की टैक्सेबिलिटी भी है सर, तो गिफ्ट अमाउंट वाली बातें भी दिखाना है, बताना है सर। चलो अच्छा देखो, इन लोग आजकल नए तरीके से पूछते हैं, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। क्या गिफ्ट है जो इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो चलो पहले तो कैपिटल गेन की बातें देखते हैं सर, कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ तो दिया ही होगा। आओ ऊपर देखते हैं। मिस्टर अक्षय बियानी celebrated his 26th birthday on 15th May 2022 and arranged a grand party at Radisson Blue Hotel. On this occasion, he invited his friends, blood relatives, and distant relatives to attend the party. The ceremony was very grand. The feast were also very spectacular. सब अच्छा था, ठीक है। All the arrangement and decorations were absolutely wonderful. At the end of the party, Mr. Akshay was awarded by gifts and flower banquet as infra. Okay, बताइयो आगे देखो। हमें तो कैपिटल गेन के लिए मेहनत करना है ना। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम मदर, ओहो मदर सर रिलेटिव में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, फादर भी रिलेटिव में टैक्सेबिलिटी नहीं है, वाइफ भी रिलेटिव में टैक्सेबिलिटी नहीं है सर, ठीक है। गिफ्ट रिसीव करो ना तो ये सब के लिए आईयूएस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी सर। सिस्टर भी रिलेटिव में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। कजन ब्रदर, फादर्स ब्रदर, सर ये रिलेटिव में नहीं है सर, इनकी टैक्सेबिलिटी आती है आईयूएस में, बट अभी तो हमें कैपिटल गेन देखना है। क्लोजेस्ट कजन, मदर सिस्टर सन, सर ये भी रिलेटिव में नहीं है सर। मम्मी के बहन का बेटा या बेटी, नहीं सर वो रिलेटिव में नहीं है। और वैसे भी एक बात देख लो सर, कार है, कैपिटल एसेट भी नहीं है सर, तो आईयूएस में टैक्सेबिलिटी नहीं है। फ्रेंड एंड अदर रिलेटिव कैश है, ये तो आईयूएस में टैक्सेबल है, पर अभी हमें कैपिटल गेन देखना है, तो आगे देखते हैं सर। मिस्टर अक्षय डिजायर टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ हिज फ्रेंड इन पार्टनरशिप ऑन 1 December 2022, ठीक है। For making investment in the firm, he sold the following jewelry which he received on his 26th birthday celebration as gift. जो इसको गिफ्ट मिला था उसको इसने बेच दिया। तो भैया इसको गिफ्ट कब मिला था, आओ 15 मई 2022 को मिला। बेच कब दिया, 1 दिसंबर को। सर तो ये सब केसेस में शॉर्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड चेन वगैरह के केसेस में 36 मंथ देखते हैं। मदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर 42,150। आओ भाई, मम्मी से मिले कितने में है सर, 37/8/2022 में। तो एक काम करते हैं, यही माइनस कर लेते हैं, 37/822 माइनस कर लेंगे। फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट, पापा से देखो भाई, पापा से 56,075। आओ यही माइनस कर लेंगे सर, 56,075। इंडेक्सेशन नहीं होगा ना, शॉर्ट टर्म है। फिर कजन ब्रदर गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर 20,600। आओ सर कितने की मिली है सर, 18,200 की। तो यहां पर सर 18,200, ठीक है। तो ये तो सर सेल वाली बात तो यही है, तो सेल वाली बात यही है, तो यहीं पर कैपिटल गेन आएगा। 42,150 माइनस 37822, ये आ रहा है सर 4328 पहला। दूसरा है सर 60,180 माइनस 56075, सर ये आ रहा है 4105। और 2600 माइनस 18,200, ये आ रहा है सर 2400, ठीक है। सबको ऐड करते हैं, प्लस 4105 प्लस 4328, तो ये आ रहा है सर
इतने का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर। और नीचे चेक करते हैं 10833, ये रो पहले ही वाला यही है सर 10833, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर, व्हाट इज अ गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड। सर आपसे पूछ रहे हैं नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। आओ भाई, क्या नॉट कंसिडर्ड है एज इनकम? तो एक तो ये है सर, एक ये अमाउंट है, ठीक है। और एक इससे इसको वाइफ से मिला है सर 4 गोल्ड रिंग्स है ना, और एक 35,500 ईच है सर, ठीक है। और पेंटिंग मिली है सिस्टर से 45,000 की, ठीक है। बाकी ये कजन ब्रदर वाला तो टैक्सेबल है सर। कजन क्लोजेस्ट कजन, ये भी क्लोजेस्ट कजन कार है सर, कार है इसलिए टैक्सेबल नहीं है। बाकी फ्रेंड से कैश है वो तो टैक्सेबल है सर। तो आपसे बोले नॉट टैक्सेबल ना। और आगे देख लेते हैं, हिज वाइफ गिव हिम 1 लाख एज गिफ्ट, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है सर। बाकी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म, नहीं नहीं नहीं। हिज वाइफ अगेन गिव 1 लाख, ये भी टैक्सेबल नहीं है सर, ठीक है। तो इतने में तो कहीं दिखा नहीं सर। तो सर चलो आओ देखते हैं, ऐड करते हैं सर। आओ ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 4,10,000, 4,10,000 प्लस, अबे 45,000 प्लस ये वाला देखो सर, ये 35,500 का मिला है सर, ठीक है। और 35,500 का मिला है, और 4 गोल्ड रिंग मिली है सर, एक नहीं 4 है सर, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको मेमोरी प्लस में डालना पड़ेगा। मेमोरी प्लस में प्लस किया, फिर मेमोरी रिकॉल किया, 56075 प्लस 37822, ये आया। प्लस जो इसको वाइफ से नीचे मिला है सर, ये वाइफ से, ये भी टैक्सेबल नहीं है 1 लाख। प्लस इसको और एक और लाख मिला था सर वाइफ से, ये भी टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक खास बात है सर, एक स्टूडेंट बोला सर हम जब वाइफ का लेंगे कि नॉट टैक्सेबल में, तो नॉट टैक्सेबल में सर ये जो परचेज किए उस वैल्यू को लेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू को लोगे? आप फेयर मार्केट वैल्यू को लोगे, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। सर वो जितने में परचेज किए उससे आपको क्या करना है, वो जब आपको गिफ्ट कर रही है उस टाइम क्या फेयर मार्केट वैल्यू उससे रिलेवेंस है। तो सर आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे और इंटू 4 कर लेना सर, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक मिनट, मैं ना एक काम करता हूं, इसको आप लोग एक सेकेंड, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो ना सर, इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई करो ना सर, 37429, ठीक है, इंटू 4 कर लो सर। अरे यार ये कैसे गड़बड़ हो गया, अरे यार कुछ अमाउंट का गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको 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 रुको, ऐड ही तो करना है। 37429 इंटू 4, मैंने कुछ अमाउंट का गड़बड़ कर दिया, 149,716, एक तो ये हो गया, एक इसको ऐड करेंगे सर, प्लस 56075 प्लस 37822 प्लस 45,000 प्लस, आओ नीचे, 4,10,000 की कार है, प्लस 4,10,000 कार, ठीक है। फिर इसको वाइफ से 2 लाख रुपए और मिला, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं सर, और कुछ तो मेरे को दिख नहीं रहा है गिफ्ट के सेंस में जो टैक्सेबल नहीं होगा। एक ये भी है सर, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। ये टैक्सेबल क्यों नहीं होगा सर? सिंपल सा रीजन है इसका, देखो एक तो ये रिलेटिव नहीं है, एज सच तो टैक्सेबल होना चाहिए, बट ये इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा सर क्योंकि ये सर 50,000 की लिमिट में कवर हो जा रहा है। 18,200 का ही तो दिया सर, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है, प्लस 18,200, तो ये मेरा आ रहा है सर 916,813। आप ऐड करके चेक करिएगा सर, 916,813 आया समझ? What is the gift amount taxable in the hands of Mr. अक्षय for the previous year? अब कितना टैक्सेबल है ये देखना है सर। तो टैक्सेबल में क्या है, एक 1,51,000 ही तो है सर कैश वाला, बाकी ये तो 50,000 की लिमिट पे कवर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल था बट 50,000 की लिमिट पे कवर हो गया इसलिए टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। हमें 50,000 की लिमिट मिलती है ना सर, तो ये 1,51,000, ये आंसर आसान था, ये बढ़िया था, ठीक है। उसके बाद
is an amount taxable in the hands of Akshaya's wife in respect of the sale of jewelry by Mr. Akshaya? If yes, what will be the amount taxable in the hand, taxable in her hands for the previous year 22-23? वाइफ के हाथ में कुछ टैक्सेबल है क्या? देखो भाई, पहले तो ये देखते हैं वाइफ ने इसको कितना क्या क्या दिया है. His wife gave him 1 lakh as gift so that he could invest sufficient money in this unit. ठीक है. On 1st December 2022, he invested 6 lakh, including the amount received on sale of above gifts and amount received from his wife and his friend invested 4 lakh in the firm. ठीक है. On 1st Feb 2023, his wife gave him 1 lakh as a gift to invest such money in the firm. Apart from that, he invested rupees 50,000 more from his individual saving. On this day, his friend also invested 1 lakh in the firm. ठीक है. Since the firm is manufacturing unit and at its initial stage, the firm required sufficient fund. So Mr. Akshaya sold his wife gifted gold ring. Oh my God. इसने बेच दिया सर. वाइफ से जो एसेट मिली थी गिफ्ट में, सर उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानते, कैपिटल गेन नहीं लगता, बट भाई ने बेच दिया. तो अगर वो एसेट को बेच दिया और उस एसेट को बेचने से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम क्लब हो जाएगी वाइफ के हाथ में. सिंपल सी बात है ना सर. इसने बेचा कितने में? 40250 में. ठीक है. इसको मिला कितने में था? as on 31st March 2023 and he deployed the further as a partner capital. और जो पैसा मिला उसको कैपिटल में डाल दिया. तो इसको मिला कितने में था सर? वाइफ ने परचेज किया था 35,500 में. सर वाइफ ने परचेज किया 35,500 में और जब ये बेचा तो इसने बेचा कितने में? 40250 में. ठीक है. तो डिफरेंस कितना हुआ सर? करते हैं. 40250 माइनस 35500 तो ये आ जाएगा सर 4750. अच्छा इंटू 4 भी कर लेना क्योंकि 4 है. इंटू 4 तो ये आ रहा है 19,000. 19,000 की इनकम हुई है वो गोल्ड रिंग से जो वाइफ ने दिया था उसको ये इसने बेचा. तो वाइफ ने एसेट ट्रांसफर करी हस्बैंड को और हस्बैंड ने उस एसेट को आगे बेच दिया और उससे इनकम हुई. तो ये वाइफ के हाथ में क्लब हो जाएगी. तो ये 19,000 वाइफ के हाथ में टैक्सेबल है. ऑप्शन देखते हैं. तो इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ? यस. तो सर कितना होगा सर? 19,000. आया समझ? ये आज अपन ने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया. अब अपन सर नेक्स्ट में 16 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पूरा वाइंड अप करके खत्म कर लेंगे. बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और लाइक करो सर. इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आएगा कि चलो स्टूडेंट को इसमें मजा आ रहा है, मेरे को भी मजा आ रहा है सर. और प्लस मैंने लेक्चर्स वगैरह सब चीजें अपलोड कर चुकी है. आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है सर. प्लीज अच्छे से बैठ के पढ़ो. अच्छे से पढ़ोगे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे. चाहे मई वाले हो चाहे नवंबर वाले हो, सबके अच्छे से एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. मई वालों को तो आ गया, नवंबर वालों का भी टाइम है. ठीक. तो सर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना क्योंकि कल फिर आएगा सर नेक्स्ट पार्ट और इसको अपन वाइंड अप करके खत्म कर लेंगे सर. तो हमारा इनकम टैक्स जीएसटी सब सब मई अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट हो जाएगा. नवंबर वालों के लिए भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. चलो थैंक यू फ्रेंड्स.